चैप्टर 29 में जो सेकंड लास्ट ग्रंथि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारी जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि को इंग्लिश में कहा जाता है गोनाड्स। ठीक है, अब कौन कौन सी जनन ग्रंथियां होती है? नर के अंदर जो जनन ग्रंथि होती है जनन ग्रंथि वो कहलाती है वृषण, और मादा के जो शरीर में होती है वो अंडाशय। वृषण की स्थिति अगर आप लोगों को मालूम हो तो कहाँ होती है? वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। हम लोगों ने 10th में जो है नर जनन तंत्र पढ़ा है, इस तरह से शिश्न होता है और ये स्ट्रक्चर होती है उसमें। यहाँ वृषण कोश के अंदर क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो वृषण पाया जा रहा है, ये वृषण में ही नर हार्मोन का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, प्लस नर जो युग्मक होता है शुक्राणु, उसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक जो है मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि हार्मोन भी बना रही है प्लस युग्मक भी बना रही है। तो कई बुक्स में दिया रहता है कि नरों में वृषण जो होती है वो क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, तो वृषण जो है वो जनक ग्रंथि है नर की। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन के नाम से हम लोग हार्मोन जानते हैं नर हार्मोन को। ठीक है, तो वो इसके द्वारा स्रावित किया जाता है। उसके बाद आता है मादा। मादा के अंदर जो जनन अंग है वो कौन सा है? वो है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय जो होता है कहाँ पाया जाता है? हम लोगों ने 10th के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ी है कि इस तरह से गर्भाशय होता है, ये सर्विक्स होता है और ये फैलोपियन ट्यूब होती है इस तरीके से दोनों ओर, और फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पर दोनों क्या होते हैं? भित्ति से पेरोटोनियम भित्ति के द्वारा जुड़े हुए दो क्या पाए जाते हैं? अंडाशय मादा के अंदर पाए जाते हैं। तो अंडाशय के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है, प्लस 3 हार्मोन होते हैं मादा के अंदर, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन क्या किए जाते हैं? स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग क्या करने वाले? पढ़ने वाले। स्थिति दोनों की ही मैंने बता दी कि कहाँ वृषण पाया जाता है और कहाँ अंडाशय पाया जाता है। तो सबसे पहले जनन ग्रंथियों में से हम लोग लेंगे नर के अंदर जो वृषण पाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मादा वाला बाद में लेते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो नर के अंदर जो वृषण है, तो वृषण के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, या लीडिंग कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। लीडिंग कोशिकाएं जो होती है वो स्त्रवण करती है एंड्रोजन हार्मोन का या टेस्टोस्टेरोन का। नर हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन नाम से कहलाता है। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं? अंतराली कोशिकाएं। कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। अब बोलोगे कि मैडम कहाँ होती है? नहीं समझ में आएगा क्योंकि नाम पहली बार सुन रहे हो। ये सपोज जो वृषण है उसको मैंने इस तरीके से काटा, टीएस, लास्ट ईयर आपने स्लाइड बनाना सीखी थी 11th में, वैसे ही टीएस ऐसे काटा है ना। तो जब हम इसके टीएस काटते हैं तो इसके अंदर ऐसी नलिकाकार संरचनाएं दिखती है हमको, इन्हें कहा जाता है शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं कहा जाता है। ठीक है, अब शुक्र जनन नलिका, नाम देखो, शुक्र मतलब शुक्राणु, जनन मतलब शुक्राणुओं का निर्माण करने वाली नलिकाएं। तो इन नलिकाओं में किसका निर्माण होता है? नर युग्मक शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। अब कोशिका का नाम देखो, अंतराली कोशिकाएं। अंतराली, यहाँ आ रहा है अंतर, तो आप देख रहे हो इस शुक्र जनन नलिका और इस शुक्र जनन नलिका के बीच में गैप है। गैप का क्या मतलब होता है? अंतर। ठीक है, तो ये जो गैप है ना, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है? अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, ये अंतराली कोशिकाएं, ये लीडिंग कोशिकाएं ये होती है और इनके द्वारा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है? निर्माण किया जाता है, जिसका मेन फंक्शन होता है लड़कों के अंदर पाए जाने वाले द्वितीय लैंगिक लक्षण। द्वितीय लैंगिक लक्षण यानी लड़के की उम्र जो होती है लगभग 13 या 14 साल की, उससे लगाकर 18 साल की, जिसको हम कहते हैं यौवनारंभ, है ना। उस समय लड़कों की बॉडी के अंदर परिवर्तित होते हैं उनके जो गुप्तांग होते हैं, है ना, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर बालों का आना, चेस्ट पे बालों का आना, कंधों का मजबूत होना, ये एडम्स एप्पल, जो यहाँ की हड्डी लड़कों की निकली हुई होती है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं ना, जो हमारे स्वर यंत्र की उपास्थि होती है वही बढ़ जाती है, उसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो एडम्स एप्पल जो होता है वो लड़कों के अंदर पाया जाता है, उसका विकास हो जाता है, आवाज में लड़कों के भारीपन आ जाता है, मसल्स बन जाते हैं। तो ये सारे लक्षण क्या कहलाते हैं? द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाते हैं, है ना।
तो जो संभोग होता है मतलब सेक्स की जो डिजायर होती है वो भी लड़कों में इस एज में क्या होती है, डेवलप होती है। लड़कियों में भी होती है, लड़कों में भी होती है। ठीक है, तो ये द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं, मतलब ये सारी चीजें हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है। और किस हार्मोन के, एंड्रोजन हार्मोन के या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कंट्रोल में होती है। तो ध्यान रखना कि द्वितीय लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करने का काम किसका है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो नर हार्मोन होता है उसका। समझ आ गया। अब देखो उसके बाद है नेक्स्ट चीज आती है कि ये तो हो गए काम कि क्या होता है। अब देखो हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, कैसे ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो एक मैं बोलूं क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि नरों के अंदर पाए जाने वाले हार्मोनल कंट्रोल को समझाइए। तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमारी ग्रंथि आती है हाइपोथैलेमस। कनेक्शन कहां से कहां पर है देखना। सबसे पहले हाइपोथैलेमस आती है, हाइपोथैलेमस रिलीज करती है GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ये भागा जाता है किसके पास, पीयूष ग्रंथि, क्योंकि आपको पता है पीयूष ग्रंथि किससे जुड़ी हुई होती है। पीयूष ग्रंथि के ऊपर क्या होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि यहाँ होती है और यहाँ पीयूष ग्रंथि होती है। एक व्रंत के माध्यम से दोनों जुड़े रहते हैं। ये पीयूष हो गई और ये क्या हो गई, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या किया गया है, यहां से जो हार्मोन सीक्रेट किया गया है वो GnRH, मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप कभी नेट में कुछ नोट्स वगैरह पढ़े हो तो वहां पे ये वर्ड आता है GnRH। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हुआ। अब ये हार्मोन पहुंचा पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली में। ठीक है, अब अग्रपाली जो है वो हार्मोन रिलीज करेगी LH। ठीक है, इसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, LH हार्मोन का सिक्रेशन होगा। कौन करेगा, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली। ये LH जो जाएगा वो वृषण की जो अंतराली कोशिकाएं हैं उन पे जाकर इफेक्ट डालेगा। ब्लड के थ्रू पीयूष ग्रंथि से निकलकर कहां पहुंच गया, वृषण की अंतराली कोशिकाएं। और अंतराली कोशिकाएं किसका निर्माण कर देगी, एंड्रोजन का निर्माण कर देगी। आ रही बात समझ में। तो ये चीज जो होती है वो पाई जाती इस तरीके से, क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल होता है। समझ में आ गया, इज इट क्लियर बेटा? यस मैम, है ना। उसके बाद एक टर्म दी रहती है आपके बुक के अंदर दी हुई है, जनद नाशन। ये आपको हो सकता है डेफिनेशन के अंदर पूछ ले। तो जनद नाशन क्या होता है, नाशन मतलब नष्ट करना, जनद क्योंकि ये नर से रिलेटेड है तो नर में क्या है, जनद अंग, वृषण मतलब जब भी लड़के का यौवनारंभ शुरू होता है ना, एक जो एज आती है 13 साल की या जो 14 साल की एज होती है, उसी समय यानी उस एज के स्टार्ट होने से पहले ही क्या कर दिए जाते हैं, उसके जो वृषण होते हैं उनको शल्य क्रिया के द्वारा यानी ऑपरेशन के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, कट करके बाहर निकाल दिया जाता है नरों के अंदर। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या बोलेंगे इसको, जनद नाशन। अब वृषण हटा दिए है ना, वृषण में किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का, जो कि नर युग्मक है। ये जब अंडाणु से मिलता है तब जाके क्या बनता है, बच्चा, तब भ्रूण पैदा होता है। लेकिन अगर शुक्राणु जो निर्माण करने वाली स्ट्रक्चर है वृषण वो ही नहीं है तो कहां से बच्चा डेवलप होगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनमें वृषण को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, ये नपुंसक हो जाते हैं, मतलब औलाद पैदा करने की इनमें क्या होती है, क्षमता नहीं होती, तो इन्हें बोलेंगे बंध्य नर। ठीक है, जनरली एनिमल्स में इस तरीके की क्या की जाती है, टेक्निक अपनाई जाती है। जैसे घोड़े हो गए है ना, घोड़ों का काम क्या होता है, घोड़े जो होते हैं कई जो एग्रेशंस माना जाता है कि ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है, आप लोगों ने देखा कि लड़कों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है बात पे, तो किस वजह से आता है, उनके अंदर हार्मोन होता है एंड्रोजन हार्मोन, इसकी वजह से उनके अंदर जो नेचर होता है वो एग्रेसिव नेचर होता है। ठीक है, जबकि लड़कियां उनके विपरीत होती है, थोड़ा शालीन मानी जाती है। लड़कियों को भी आता है गुस्सा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उनके कंपैरिजन में ऐसा नहीं होता है कि हाँ किसी से झगड़ा हो गया तो उसको मार पीट के आ गए, हम लोग ऐसा नहीं करते।
तो शालीन माना जाता है। तो क्योंकि अगर किसी घोड़े में से, बछड़े में से क्या कर दिया जाएगा, अगर वृषण निकाल दिया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं है उनके अंदर, एंड्रोजन नहीं है उनके अंदर, तो उनका जो एग्रेशन हो रहा है, जो उनमें गुस्से वाली जो प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है और वो जानवर जो होता है वो शालीन हो जाता है। तो उनको पालतू बनाने के लिए इस तरीके की क्रिया की जाती है ताकि घोड़ा है माल को इधर उधर ले जा सके और प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो ये जनन नाशन होता है। आई होप सो कि समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जनन ग्रंथि। ये हार्मोनल कंट्रोल समझ में आ गया बेटा। ध्यान रखना सीधा सा कुछ नहीं है कि ये जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन है इसका काम है द्वितीय लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करना नरों में। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो द्वितीय लैंगिक लक्षणों का निर्माण नहीं होगा, बच्चे करने की क्षमता भी नहीं होगी। और कैसे होगी, जो भी नर है वो नपुंसक प्रवृत्ति का होता है। उसके बाद बात करते हैं हम मादाओं की। ठीक है, मादा का जो जनन ग्रंथि है वो कौन सी है, अंडाशय। अब अंडाशय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट फिर भी एक डायग्राम बना के इन शॉर्ट समझा देती हूँ क्योंकि टर्मिनोलॉजी आएगी आपको समझ नहीं आएगा। जब बच्ची माँ के गर्भ में पैदा होती है तो एक संरचना बनती है कोशिकाओं की जिसे कहा जाता है पुट्टिका। ठीक है, ये पुट्टिका विकास होती है। फिर ये यहाँ पर इसके अंदर बीच में पाया जाता है अंडाणु। जो मादा युग्मक होता है उसे अंडाणु कहते हैं, यानी ये अंडाणु है और उसके चारों तरफ कोशिकाएं पाई जाती है जिसे पुट्टकीय कोशिका कहा जाता है और ये जो सर्च बनती है उसे पुट्टिका कहते हैं। ठीक है, इससे वापस प्राथमिक पुट्टिका बनती है, फिर द्वितीय बनती है, द्वितीय से परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका बनती है। ठीक है, यानी इसकी संरचना एंड में जाते जाते कुछ ऐसी हो जाती है। अगर मैंने किताब नोट्स के अंदर देखा हो, डायग्राम दिया हो, तो इस तरीके की होती है और बीच में क्या होता है, अंडाणु बनता है। ठीक है, यानी जब माँ के गर्भ में होती है तब तो ये स्ट्रक्चर होती है। हम भ्रूणावस्था में होते हैं माँ के गर्भ में, तब हमारे शरीर में क्या होता है, पुट्टिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। लेकिन ये विकास रुक जाता है। फिर जब हम 12-14 साल के, जब हमारे अंदर पीरियड्स होना शुरू होते हैं, तब ये प्रोसेस शुरू होता है कि इससे क्या बनना शुरू हो जाता है, प्राथमिक पुट्टिका बनती है, द्वितीय बनती है और फिर परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका बनती है। फिर क्या होता है, जब हमें पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स का जो 14वां दिन होता है, मतलब पीरियड्स खत्म होने के बाद 4 डेज मैक्सिमम होते हैं, पीरियड्स खत्म होने के बाद, उसके बाद से आप जब 14 दिन काउंट करते हो तब क्या होता है कि ये जो अंडाणु है ये बाहर निकल जाता है, मतलब इन कोशिकाओं के समूह से अलग हो जाता है। ये कोशिकाएं तो अंदर रह जाती है और ये अंडाणु जो है वो अंडाशय से बाहर आ जाता है। ठीक है, इस क्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। समझ आ रही है कि बाकी कोशिकाएं जो इसके साइड में थी, पुट्टकीय कोशिकाएं, वो तो अंदर रह जाएगी और ये अंडाणु निकलकर जो हमारा अंडाशय है इससे बाहर आ जाएगी। ये सारी क्रियाएं अंडाशय के अंदर हो रही है, चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अंडाणु बाहर आ गया, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग बोलेंगे। अब जो बाकी बची कोशिकाएं बेटा वो पीले कलर की एक फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसे ग्राफियन जिसे बोला जाता है, एक मिनट, कॉर्पस ल्यूटियम, सॉरी, कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। पीले कलर की स्ट्रक्चर होती है फ्लावर जैसी, है ना। अब देखो क्या होता है, मादा के अंदर 3 हार्मोन है। पहला है एस्ट्रोजन, है ना, दूसरा हार्मोन है हमारा प्रोजेस्टेरोन एंड तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये 3 हार्मोन होते हैं। अब ये जो पुट्टिकाएं होती हैं ये निर्माण करती है किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन का। ये जो पुट्टिका दिख रही है वो, और इस हार्मोन का काम होता है लड़कियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करना। द्वितीय लैंगिक लक्षणों को क्या करना, नियंत्रित करना। किसका काम है, एस्ट्रोजन। कौन रिलीज कर रहा है, अंडाशय के अंदर उपस्थित जो पुट्टिका कोशिका होती है उसके द्वारा। पुट्टिका कोशिका कुछ नहीं है, बीच में अंडाणु है और साइड में पुट्टिकीय कोशिका है, तो एक फूल जैसे स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये हो गया। द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, मादा के अंदर आवाज पतली हो जाती है, 12 साल की उम्र में आती है, पीरियड्स उसको शुरू हो जाते हैं, उसकी जो खाक होती है यहाँ पर, जो गुप्तांग होते हैं वहां पे बाल आना शुरू हो जाते हैं,
स्तन ग्रंथियों का क्या होता है, विकास हो जाता है, और जो नेचर होता है वो शालीन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो फिजिकल होने की या सेक्स करने की जो डिजायर होती है, यानी अपोजिट सेक्स मतलब जो लड़के होते हैं उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ता है, तो इस हार्मोन की वजह से होता है वो, ठीक है। अगर आप में इस तरीके के चेंजेस नहीं पाए जाते, दैट मीन्स आप अबनॉर्मल हो। ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर हार्मोनल चेंजेस आप में हो रहे हैं तो इस तरीके की चीजें आपके अंदर देखने को मिलती है। आप किस तरीके से इनको टैकल करते हो, आप पॉजिटिव वे में जाते हो, नेगेटिव वे में जाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आप एक नॉर्मल, आपका शरीर के सारे ऑर्गन्स नॉर्मली वर्क कर रहे हैं तो आप में द्वितीय लैंगिक लक्षण देखने को जरूर से मिलेंगे, क्योंकि ये हार्मोन के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम देख रहे हो उसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन को क्या किया जाता है बेटा, रिलीज किया जाता है, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन का क्या काम है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन का काम। प्रोजेस्टेरॉन का काम ये होता है कि ये जो गर्भाशय है उसको तैयार किया जाता है। अगर निषेचन हो गया, मतलब अंडाणु और शुक्राणु मिल गए हैं, ठीक है, इस क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। निषेचन होगा तो ऑब्वियस सी बात है युग्मनज बनेगा और उससे भ्रूण का विकास होगा और भ्रूण बच्चे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर निषेचन यहाँ फैलोपियन ट्यूब में हो गया तो यहाँ की भित्ति क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है, ताकि क्या हो, बच्चा जो बनने वाला है वो आके इस भित्ति पर, गर्भाशय की भित्ति पर आके इजीली जुड़ सके, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। आ रही बात समझ में? तो प्रोजेस्टेरॉन का काम है गर्भाशय की अंदर वाली भित्ति को मोटा करना, मतलब बच्चा डेवलप हो सके, वो संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन लाना, ताकि यहाँ बच्चा रह सके। और यहाँ की ये जो गर्भाशय की भित्ति है उसमें रक्त जो है उसका प्रवाह बढ़ जाता है, यानी जो रक्त वाहिनियां होती है, शिरा और धमनियां, उनकी काउंटिंग्स बढ़ जाती है, ताकि जो ब्लड अगर पहुंचेगा तभी बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, क्योंकि माँ से ही सारी चीजें बच्चे को क्या होती है, मिलती है। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम है गर्भ में, माँ के गर्भ में क्या करना, वो कंडीशंस डेवलप करना जिससे बच्चा क्या हो सके, डेवलप होता है। अगर निषेचन नहीं होता, ठीक है, यानी अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता, हर महीने हमारे शरीर में 14वें दिन अंडाणु रिलीज होता है, जब से हमको पीरियड शुरू होते हैं तब से, ठीक है। अंडाणु को अगर शुक्राणु मिल जाएगा तो आप गर्भवती हो जाएंगे, लेकिन अगर अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिल रहा, निषेचन नहीं हो रहा, तो फिर क्या होती है, ये भित्ति झड़ जाती है, और ये भित्ति का झड़ना ही हमारा क्या होता है, पीरियड्स होते हैं, ठीक है, माहवारी जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम ये है कि इस भित्ति को क्या करना, बनाना। अगर निषेचन नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप नष्ट होना शुरू हो जाता है। बेटा जनन वाला जब चैप्टर पढ़ोगी तो वहां में और अच्छे से इसको समझाओगी, बट अगर निषेचन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होना शुरू हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हुआ, दैट मीन्स प्रोजेस्टेरॉन खत्म होना शुरू हो गया, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल खत्म होते ही ये भित्ति क्या हो जाती है, झड़ जाती है, और हमें पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये चीज होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम ये हो गया। फिर आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन को भी इसी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, कि जो कि अंडाशय के अंदर होती है। इसका क्या काम है, देखो हम लोगों के ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर श्रोणी मेखला पाई जाती है। यहाँ की जो हड्डी होती है उसे कहा जाता है श्रोणी मेखला। अगर आप कभी कंकाल की स्ट्रक्चर देखते हो तो कुछ ऐसी उसकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। यस मैम। है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे कहा जाता है, इस हड्डी को, इस वाले हिस्से को कहा जाता है श्रोणी भाग। अब यहाँ पर ये जो दोनों इधर वाला और इधर वाला हिस्सा जो जुड़ रहा है, इस हिस्से को कहा जाता है प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है, प्यूबिस सिम्फाइसिस इसे कहा जाता है। तो रिलैक्सिन, नाम देखो रिलैक्सिन, रिलैक्सिन का मतलब क्या होता है, रिलैक्सिन का मतलब होता है रिलैक्स करना, मतलब आराम करना। तो जब भी ये रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, कब होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्रवण तब होता है जब क्या होना होता है, प्रसव होना होता है। यानी प्रसव का मतलब होता है माँ के गर्भ में 9 महीने तक जो बच्चा विकसित पूरा हो चुका है, अब उसका टाइम आ गया है माँ के शरीर से बाहर निकलना। तो 9 महीने के बाद जो भ्रूण विकसित होता है, छोटा सा शिशु जो बन जाता है माँ के गर्भ में, उसका माँ के शरीर से बाहर आने की क्रिया क्या कहलाती है, जो
प्रसव कहलाती है, ठीक है। Yeah. तो प्रसव जो होता है, इस प्रसव के समय ये वाला जो हिस्सा होता है, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस, इसकी जो जितनी भी मसल्स वगैरह होती है उसको क्या कर देता है, ढीला कर देता है, ताकि इजीली बच्चा माँ के शरीर से क्या कर पाए, बाहर निकल पाए। आ रही बात समझ में? तो प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने का काम होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जो औरतें होती है जिनके बच्चे हो चुके होते हैं उनका ज्यादा चौड़ा होता है, हम लड़कियों का इतना हिस्सा ये चौड़ा नहीं होता। अरे बात समझ में? उसका रीजन यही होता है कि रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है और ये वाला हिस्सा जो होता है वो काफी फैल जाता है। तो वो फैले हुए कारण भाग के कारण ही जो औरतों का हिस्सा होता है नीचे वाला क्या होता है, फैला हुआ होता है, एज कंपेयर टू किसी लड़की को कंपेयर करते हैं तो उसका रीजन ये होता है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से होता है। तो यहां पे हार्मोनल कंट्रोल में देखो, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या किया जाएगा, GnRH, वही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज किया जाएगा, H स्मॉल आता है। फिर उसके बाद क्या होगा, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि रिलीज करेगी, क्या चीज करेगी, हार्मोन अग्रपालिस की रिलीज करेगी, LH और FSH। ये पुट्टी का निर्माण को प्रेरित करेगा और LH जो होता है वो किसको प्रेरित करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन के निर्माण को। आ रही बात समझ में? तो ये इस तरीके से आपका हार्मोनल कंट्रोल जो होता है, मैंने आपको डायग्राम के अंदर बना दिया है, देख लेना, पढ़ लेना। समझ में आ गया बेटा? मैम। यस मैम। ओके।